सेंटर ऑफ मास के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया था, उसका फॉर्मूला भी देखा था। पिछले वाले जो वीडियो आया था उसमें हमने जो चीज़ कवर किया था दैट वाज मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते थे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर बॉडीज। तो रेगुलर बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास आप फाइंड करना चाहते हैं, उसके पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम मास डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लें। तो क्योंकि मास 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कोई भी बॉडी लीनियर हो सकता है, सरफेस वाला हो सकता है, या वो वॉल्यूम वाला हो सकता है, 1D 2D या 3D। उसके बेसिस पे हमने लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने सरफेस मास डेंसिटी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है। आज हम जिससे कुछ और फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस इस चैप्टर को। देखिए, आपको याद होगा, अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल की मैं बात करूं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, आपने एक्सियम एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या लिखा था? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 m3x3। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने लिखा होगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, इस तरीके से। तो इसी सेम फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सियम इज इक्वल टू समेशन ऑफ mx डिवाइड बाई m डिवाइड बाई समेशन ऑफ मासेस। जैसी बात है, ये जो चीज लिखा हुआ है, इस पूरे की पूरे इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है कि समेशन ऑफ मास इनटू पोजीशन डिवाइड बाई उनके अपने मासेस। लेकिन ये फॉर्मूला था डिस्क्रीट पार्टिकल के केस में। अगर मैं कहूँ कंटिन्यूस बॉडी के केस में, जो कि अब हम पढ़ना चाहते हैं, अगर कंटिन्यूस बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी का मतलब रेगुलर ऑब्जेक्ट है। ये जो हेडिंग हमने लिख रखा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन या रेगुलर ऑब्जेक्ट। इस केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है कि एक्स सेंटर ऑफ मास होगा, पोजीशन ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास, जहां इंटीग्रेशन था वहां, सॉरी, जहां समेशन था अब वहां इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आ जाता है इस तरीके से फॉर्मूला एक्स डी एम बाई डी एम। अभी के लिए आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला मेरे को समझ नहीं है, कहाँ से है, कैसे है। आप इस बात को बिलीव करके आगे बढ़ सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आप इससे रिलेट कर सकते हो कि एक्सियम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स डिवाइड बाई एम। ये भी तो वही चीज़ लिखा हुआ है, बस ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब अ, अगर एलिमेंट लेके हमने लिखा हुआ है बेसिकली, है ना। अगर वाईसीएम की बात करता है तो सिमिलर तरीके से वाई सी ओ एम क्या आ जाता, वाई डी एम बाई डी एम। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम जैसे ही पहला एग्जांपल करेंगे ना, ये पूरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है क्लियर हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बस। जेड सेंटर ऑफ मास, जेड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जेड डी एम बाई डी एम। ऐसे हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे ना सेंटर ऑफ मास में जब स्टार्ट किया था डिस्क्रीट पार्टिकल का। अच्छा, अगर हम इन जनरल लिखना चाहें, इन जनरल वेक्टर आर सी एम, तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन वेक्टर आर डी एम बाई डी एम। इस तरीके से हम सेंटर मास का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे।
तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन आता है और फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको अप्लाई करके एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन, क्या आपको पता है कि एक रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होता है। एक रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके अपने मिड पॉइंट पर होता है। पर हम इस बात को नहीं मानेंगे और हम प्रूफ करेंगे। हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई कैसे ये बात सत्य है। चेक करते हैं। हम्म, मान लिया कि एम मास और एल लेंथ का एक यूनिफॉर्म रॉड है। क्या है? यूनिफॉर्म रॉड आपको गिवन है जिसका मास है एम, लेंथ है एल। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सवाल ये है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सवाल क्या है? फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन क्या होगा? देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। क्या ये एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है? क्या ये एक कंटिन्यूस बॉडी है? सही बात है। किस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है? भाई रॉड की अगर मैं बात करूँ ना, तो रॉड का ये वाला चौड़ाई कितना है इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। रॉड की लेंथ कितनी है इससे मुझे फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला तो होता है हमारा, पोजीशन ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स डी एम बाई डी एम। अभी अभी तो फॉर्मूला हमने लिखा ये। अब इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करते हैं। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। इसी सेम बॉडी को ठीक है, दोबारा से बना लेता हूँ। दोबारा से बना लेता हूँ। ये रहा अपना रॉड। इस रॉड की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाना है। प्रोसेस फिक्स है, हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा ही आएगा। एक बार ध्यान से बस देख लेते हैं। हमने क्या किया, हम ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर गए, वहां से आगे जाके डी एक्स लंबाई का एक एलिमेंट लिया हमने। डी एक्स लंबाई का एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट का मास क्या है? डीएम। हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट बनाया। एलिमेंट का मतलब जिसको हम पॉइंट की तरह ट्रीट कर सके, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सके। क्या ये एलिमेंट एक पॉइंट मास है? बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है। बताओ इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे है? भाई एक्स कौन एक्स कॉमा वाई बताते हो आप इसका पोजीशन। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, तरीके से देखो,
मान लो ये ओरिजिन है, ये 1 2 3, ये 3 यूनिट पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या लिखोगे? 3,0। या एक्स पोजीशन की बात करो तो 3 लिखोगे। सिमिलर तरीके से, क्योंकि ये एलिमेंट ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसका अपना पोजीशन ऑफ सेंटर मास x,0 पर होगा। यही वैल्यू है ये वाली, और यही डीएम है ये वाला। अब हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था कि डीएम की वैल्यू कितनी होती है। डीएम की वैल्यू लिखते कितनी कैसे हैं? यूनिटरी मेथड से सोचो, यूनिटरी मेथड से सोचो कि एल लेंथ के ऊपर एम मास है, तो यूनिट लेंथ के ऊपर एम बाई एल मास होगा, तो डी एक्स लेंथ के ऊपर कितना मास होगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये जो एम बाई एल है, इसे ही तो हमने लैम्डा बोला था। तो बेसिकली डीएम आपको पता है, डीएम इज लैम्डा इंटू डी एक्स, जहाँ लैम्डा का मतलब एम बाई एल है। ठीक है, आगे से हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, इसको सीधे लिख देंगे लैम्डा इंटू डी एक्स, इसे आप याद रखेंगे। तो बस अब इन सारी वैल्यूज को रखना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रखिए, देखिए आंसर आ जाएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स तो एक्स के बराबर है, डीएम की वैल्यू कितनी है? एम बाई एल इंटू डी एक्स, डिवाइड बाई डीएम की वैल्यू कितनी है? एम बाई एल इंटू डी एक्स। अच्छा, जब भी आप इंटीग्रेशन लगाते हो ना, तो आपको लिमिट भी रखना होता है। बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे? भाई अगर मैं इस रॉड की बात करूं, तो ये रॉड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है कुल मिला के? देखो कहाँ से कहाँ तक गया है। x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल तक पूरा रॉड है ये अपना। तो जब ना लिमिट रखेंगे हम 0 से लेके एल तक, ये भी अपना 0 से लेके एल तक। लिमिट समझ आया क्या? लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर के इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, नीचे के इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर के इंटीग्रेशन में एम बाई एल तो कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फ्रॉम 0 टू एल, डिवाइड बाई डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम बाई एल कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू एल। डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से एल। तो ऊपर आप लिमिट रखोगे तो आपको आपको पता चलेगा ये है एल स्क्वायर माइनस 0, और नीचे है। तो फाइनली ये जो अपना आंसर आता है दैट इज एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई एल। तो एक एल से कैंसिल हो गया। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एल बाई 2। याद करो, क्या हमने पहले ही ये बात बोला था कि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होता है? क्या ये मिड पॉइंट ही आ गया? मिड पॉइंट कैसे पता चला? अरे भाई, एल बाई 2 पर है ना। मिड पॉइंट ऑफ रॉड। तो इस तरीके से हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिमिलर, मिलता जुलता सा। अभी ना हमें लैम्डा दे रखा है। लैम्डा क्या होता है ये हमने लिखा होगा पहले से ही, तो घबराने की जरूरत नहीं। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। तो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमें गिवन है, एकदम आइडेंटिकल सा ही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। y x,
यहाँ हमें एक रॉड गिवन है, इस रॉड का टोटल लेंथ है ये x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l के बराबर है। गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इनका कहना है कि जब आप कहीं x डिस्टेंस पे जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। तो पूछा है फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। क्या ये रॉड दिखने में यूनिफॉर्म है? बिल्कुल यूनिफॉर्म है, लेकिन इन रियलिटी यूनिफॉर्म दिखने में है सिर्फ। भाई इसका डायमीटर नहीं बदल रहा है तो आप कह रहे हो सर यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल हो तो रॉड जिस तरीके से, जैसे ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ हमने बोला था कि रॉड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि हर एक यूनिट लेंथ पे मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब छोटा सा लेंथ यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लूँ, हर हर एक छोटे से लेंथ पर जो मास था वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में जब आप x इज इक्वल टू 0 पर हो तो लैम्डा की वैल्यू k इंटू जीरो का स्क्वायर मतलब 0 के अप्रॉक्स है। मतलब यहाँ पे लगभग मास 0 है पर यूनिट लेंथ पे, जबकि इधर जाने पर हैवियर होता जा रही है। जैसे जैसे आप राइट साइड मूव कर रहे हो रॉड हैवियर होता जा रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड से थोड़ा राइट साइड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये वाला हैवियर साइड है। पर हम दिमाग क्यों लगाएं, हम तो फॉर्मूला लगाते हैं, जो आना होगा आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन तो। फॉर्मूला वही है जैसे हमने इसके पहले वाला सवाल किया, एग्जैक्ट सेम तरीके से ये भी कर लेंगे। देखो कैसे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x dm बाई dm। तो एक बार इस डायग्राम को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, लिमिट लिमिट अभी हमने लेने की बात किया था कि लिमिट कैसे लेते हैं। देखो इस रॉड में यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूँ dx लंबाई का, तो इसका मास कुछ dm होगा, dm। इस dm की वैल्यू कितना लिखेंगे, इस dm की वैल्यू लिखेंगे dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। ये कहाँ से है, अभी पहले पिछले सवाल में भी किया था और इसके पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात किया था कि dm कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लैम्डा गिवन है, लैम्डा सॉरी k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो dm की वैल्यू मुझे पता चल गई, बस अब फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। तो x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0 टू l। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है,
0 से लेके L तक, ठीक है। तो 0 से L x इंटू डी एम कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डिवाइड बाई 0 से L k इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ऊपर से k तो कॉमन हो जाएगा और कट जाएगा, तो ले देखिए बचेगा क्या, 0 टू L एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइड बाई 0 टू L एक्स स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें अगर, तो ये बनेगा x पावर 4 डिवाइड बाई 4 फ्रॉम 0 टू L, पूरे के डिवाइड में x पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये हमने इंटीग्रेशन किया है। अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये बन जाएगा L पावर 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, ये बनेगा L पावर 3। तो ये बेसिकली बन गया L पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये बन जाएगा L3 बाई 3। तो फाइनली जो अपना x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये आएगा L इंटू 3 बाई 4। देखो L इंटू 3 बाई 4 का मतलब होता है 0.75 ऑफ L, मतलब लेंथ की 0.75, मतलब 0.75 लेंथ पर है। अगर ये रॉड है तो रॉड का मिड पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0.5 L होता है, ये वाला पॉइंट। तो थोड़ा और आगे मिलेगा x इज इक्वल टू पॉइंट, मतलब अपने रॉड का सेंटर ऑफ मास, ये जो रॉड हमने यहाँ पे लिया है जिसका लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मिड पॉइंट पे ना होके इससे भी थोड़ा सा आगे है। वो पोजीशन क्या है उसका, ये x सेंटर मास इज इक्वल टू 3/4। एक दो और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लो एक रिंग है, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे एक रिंग है, रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड लैम्डा, फाइंड लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा ऑफ ring. Find linear mass density lambda of ring and its center of mass. ये हमसे सवाल पूछा गया। अच्छा, हमने देखा था सिमेट्री से हमने देखा था कि रिंग का या रेगुलर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट लाइज एट इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज लाइज एट सेंट्रॉइड, और आप कह लो जियोमेट्रिक सेंटर। भाई इस रिंग का इस रिंग का जियोमेट्रिक सेंटर यही है कि नहीं, जियोमेट्रिक सेंटर यही, तो यही अपना क्या बन जाएगा,
सेंटर ऑफ मास। तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास इज सेंटर is at center of center of ring। सेंटर ऑफ रिंग। इसे हमसे पूछा है लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा। लीनियर मास डेंसिटी, याद करो लीनियर मास डेंसिटी हमने डिफाइन कैसे किया था। लैम्डा डिफाइन था मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ। बताओ, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ। अब अगर मैं रिंग के लिए बात कर रहा हूं तो रिंग का टोटल मास कितना है, दे ही रखा है m। और टोटल लेंथ क्या है, एक बार टोटल लेंथ ऑफ द रॉड रिंग की बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर ये एक रिंग है जिसका रेडियस r है, इस रिंग का ये टोटल लेंथ कितना बनेगा, ये टोटल लेंथ ये यहां तक, क्या ये 2 पाई r के बराबर बनेगा। जिस वायर से ये रिंग बनाया गया है, क्या उसका टोटल लेंथ 2 पाई r बनना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो लैम्डा क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई 2 पाई। ये तो है इस रिंग का लैम्डा, ठीक है। और इसका सेंटर मास हमें पता है कि इसके सेंटर पर ही लाई करेगा। ऐसे एक और सवाल इसको हम लोग कर लेते हैं, आज का ये लास्ट सवाल है, उसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 4, हमारे पास एक हाफ रिंग है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। हमने एक रिंग गिवन है, हमें एक रिंग गिवन है, इस रिंग की खास बात यह है कि इसका लैम्डा इन्होंने पहले दे रखा है, कांस्टेंट है, और रेडियस इसका आर के बराबर, ये 0,0 पे प्लेस किया गया है, और इसका रेडियस है आर। ये है क्या, हाफ रिंग। इसको थोड़ा सा हम्म, ये है हाफ रिंग। अगर इसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, वह जब फुल रिंग था तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सेंटर ऑफ मास यही वाला पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर हाफ रिंग है, हाफ रिंग आधा ही रिंग है, तो क्या अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ पे होगा क्या, नो। यहाँ पे तो
नहीं हो सकता। अब इसका सेंटर ऑफ मास लॉजिकली कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप सिमेट्री से देखें, इस लाइन के अबाउट जैसा मामला इधर है वैसा ही इधर। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इन सब के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन होगा इसी एक्सेस पे, जो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, मतलब वाई एक्सेस पर ही लाई करेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। हम्म देखो, सिमेट्री से मुझे एक बात तो पता चल गई है, सिमेट्री से मुझे एक बात तो पता चल गई है कि जो अपना सेंटर ऑफ मास होगा कहीं इधर ही आएगा, है ना। हमें नहीं पता किधर आएगा, लेकिन मैंने मान लिया कि कहीं यहाँ पर आएगा। वैसे जो आना होगा वो आ जाएगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो, आप यहां से, ये जो सेंटर है, एक्चुअली इसमें ना हम एलिमेंट लेते हैं। भाई, क्या ये एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो हम इसमें इंटीग्रेशन वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर जाओ, और डी थीटा चौड़ाई का, मतलब डी थीटा एंगल का, एंगल पर एक एलिमेंट हमको लेना है। तो जो हमने एलिमेंट लिया है रिंग के ऊपर, क्या वो यही वाला एलिमेंट है? सही बात है कि नहीं? वैसे सिमेट्री से जो बात मुझे पता चली थी वो ये थी कि एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास तो जीरो होगा, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास तो जीरो होगा, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर मास हमें निकालना है। मैंने बोला था ना कि पोजीशन ऑफ सेंटर मास जहां भी होगा वो कहीं ना कहीं इसी वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा वाई सेंटर मास निकाल लो, एक्स सेंटर मास तो जीरो होगा। बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है डी एम एलिमेंट, इसका मास कितना होगा? लैम्डा इंटू डी एल। डी एल क्या है? लेंथ, इस एलिमेंट का लेंथ है। क्या डी एल एक आर्क लेंथ ही बनेगा? जैसी बात है, तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एल बराबर हो जाएगा आर डी थीटा के बराबर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि कैसे आया, तो भाई देखो, आर्क लेंथ होता है आर टाइम्स थीटा। तो हमारे लिए ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, ये छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट में जो आर्क लेंथ है वो डी एल है, रेडियस आर है, और थीटा जो है वो डी थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमको डी एल पता चला है, जो कि हमने फिर यहाँ पे रखा हुआ। तो हमें डी एम तो पता चल गया। अब बताओ, ये लेंथ कितना होगा? भाई, हमारे लिए ओरिजिन ये है 0,0, ओरिजिन तो ये है ना। इसी इसी एलिमेंट के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू
वाई डी एम बाई डी एम। अच्छा, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर मास कितना है ये पहले पता कर लेते हैं। बताओ, ये जो हमने एलिमेंट लिया है, क्या ये एलिमेंट इतने हाइट पर है, या बेसिकली y की वैल्यू अगर मैं y ले रहा हूँ तो y का वैल्यू किसके बराबर आएगा? मान लेते हैं रेड पेन से मानता हूँ इसको, कि ये जो अपना लेंथ आया है ये y हाइट पर आया है। तरीके से अगर हम देखें तो इसमें बोल सकते हैं कि जो टेन थीटा होगा, टेन नहीं, साइन थीटा, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूस। देखो कैसे है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये y के बराबर है, ये r के बराबर है, और ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा, जो कि r के बराबर है। तो वहां से मैंने ये लिख दिया, यहां से मुझे पता चला कि y इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू साइन थीटा के बराबर। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा y सेंटर मास इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो y की वैल्यू है, dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइड बाई dm, dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब बात आती है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखें। यार एंगल का मेजरमेंट तो हमने यहाँ से शुरू किया है, इस लाइन से। बताओ रॉड पूरा का पूरा कंप्लीट कवर कब होगा, जब मैं पूरा यहां तक कवर कर लूं। तो मैं थीटा को 0 से लेकर 180 तक अगर रख दूं तो पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं जो लिमिट रखूंगा वो 0 टू पाई रखूंगा। 0 टू पाई रखूंगा तभी तो पूरा का पूरा रिंग कवर होगा। अच्छा, लैम्डा इंटू आर कॉन्स्टेंट है, ये तो कट जाएगा, तो एक आर ऊपर बचा रह जाएगा और अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, डिवाइड बाई नीचे बचेगा सिर्फ डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा, आर तो आर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 टू पाई, डी थीटा का होता है थीटा 0 टू पाई, लिमिट अगर आप रखो तो आपको पता चलेगा कि ये बनेगा माइनस का कॉस पाई। एक काम करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई ये बनेगा पाई माइनस 0। तो y सेंटर ऑफ मास जो आएगा दैट इज माइनस का r, कॉस पाई का मतलब -1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो ऊपर -1 -1 -2 हो जाएगा, और माइनस से बाहर है तो कुल मिला के जो अपना आंसर आया दैट इज 2r/पाई। y पोजीशन ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू 2r/पाई। इस रिजल्ट को हम लोग याद रखते हैं कि भाई y पोजीशन ऑफ सेंटर मास इज एट 2r/पाई। अगर आप एक रिंग लें, सेमी वाला, एक ऐसा रिंग जो हाफ है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 2r/पाई लेंथ पर होता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। y0 के लिए, y0 का मतलब भाई अगर मैं इसको एक्सिस बना दूं और इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 0,
2r/पाई, इस तरीके से। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसमें अभी 2D में ऑब्जेक्ट है, जैसे हाफ डिस्क वगैरह की बात करें, फिर हम सॉलिड स्फेयर, सॉलिड कोन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, जो कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। धीरे धीरे करके उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही।